है फोक्स। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग आ गए चैप्टर 4 में। फोक्स मतलब वही होता है, स्टूडेंट को ही बोला जाता है, तो ज़्यादा इसमें नहीं करने का, समझने का कि अपने को ही बोला जा रहा है और कुछ नहीं। तो शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर 4 में आ चुके हैं हम लोग और ये हमारा 4th या फिर जो भी हो 8th या 7th जो भी वीडियो हो, ये हमारा चैप्टर 4 है जिसमें कि हम लोग को करना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल में, लेकिन इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? शॉर्ट में मैं इसको Q.E लिखूंगा, तो याद रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड क्या हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है कैसे सोल्व करेंगे, मेथड्स टू सोल्व। हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसमें डीपर में जाना है। थर्ड चैप्टर क्या, थर्ड टॉपिक क्या पढ़ना है, जीरोज के बारे में पढ़ना है, रूट्स के बारे में पढ़ना है, रूट्स मैंने बताया था उसमें, और सॉल्यूशंस के बारे में भी इसमें पढ़ना है। तो ये हमारे 3 टॉपिक हुए और चौथा टॉपिक भी है इसमें, 3 ही नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स जो हमारा किस कैटेगरी का है, उसका स्वभाव क्या है, कैसा है आखिर हमारा रूट्स, उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो ये हमारे 4 टॉपिक है जो कि हम लोग चैप्टर 4 में कवर करेंगे और आपका चैप्टर इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी और आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्टैंडर्ड। समझ रहे हो, स्टैंडर्ड है ये भी, क्योंकि तुम लोग मैथ से ही लिए हो स्टैंडर्ड, तो तुम्हें तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब तुम तो बोलोगे यार ये तो वही है जनरल फॉर्म, मास्टर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो जनरल फॉर्म पढ़ा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं नया नाम स्टैंडर्ड। हाँ भाई वही है जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म वही हुआ, ठीक है। किस तरह से तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वही तुम्हारा क्या हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। यहाँ पे हमारा क्या होता है, तुम लोग को शुरू से ही पता होगा क्या, ए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं बोल देना, ए हमारा कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इस तरह से बोलो। ये सारे चीज क्या होने चाहिए, ये सारे चीज क्या हो सकते हैं, ये सारे चीज रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये सारे क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन, ये जो है 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो सोचो ना, यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो ये तो कैंसिल उड़ गया, एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा क्या bx प्लस c, तो ये तो सिंगल वेरिएबल हो गया, ये क्वाड्रेटिक बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है क्या, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो आगे जानते हैं क्या होते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखो आगे चल के हम लोग को डील करना ही है जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशंस के बारे में, तो अभी ही जान लेते हैं इसको इम्पोर्टेंट टर्म्स में, है कि नहीं, क्योंकि भाई इसी पे पूरा ये चैप्टर है। इम्पोर्टेंट टर्म्स जो भी होंगे, जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन, यही 3 जो है हम लोग को निकालना होगा ज़्यादा, ठीक है, किस तरह से इसमें क्या होगा। और ज़्यादा आगे नेचर जो होता है, नेचर ऑफ रूट्स, उस पर भी सवाल बहुत सारे आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इसमें जीरोज क्या होते हैं, सबसे पहले जीरोज किसको बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है, वो होता है हमारा px के लिए होता है जीरोज, ठीक है। जैसे कोई भी तुम्हें दे दिया px की जगह पे कोई वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो कि x-2 और x-2 दे दिया। अब तुमसे बोलेंगे हम कि बताओ इसमें भाई जीरोज क्या है, x का जीरोज बताओ, तुमने यहाँ पे बता देना कि हाँ सर x के जगह पे आप रख दो 2, दोनों में रख दो 2,2 या फिर 2 and 2, ठीक है। इसमें भी 2 रखो तो ये भी 0, इसमें भी 2 रखो तो ये भी 0, यानी कि यहाँ पे रूट्स कितने हो गए, रूट्स नहीं जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए, इसमें 2 इसमें 2 तो 0 हो गए। इसलिए हमारा ये क्या हो गया, जीरोज एक वैल्यू होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, डिजिट होता है, जिसपे कि तुम्हारा जो भी p ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज बोल देते हैं। अब बात करते हैं रूट्स की। रूट्स क्या है, तो रूट्स जो होता है ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हम लोग देखो पॉलिनोमियल में कभी एक भी बार तुम्हें मैं बात करते हुए दिखा हूँ कि हाँ भाई
ये जीरोस जो है वो इक्वेशन का है। ये जीरोस जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ये होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, पॉलिनोमियल में ही हम लोग जीरोस के बारे में बात करते हैं। रूट्स के बारे में एक भी बार उसमें मैंने बात किया है? नहीं, एक भी बार नहीं। क्यों नहीं किया है रूट्स के बारे में? बस यही नहीं बताया हाँ भाई जीरोस रूट्स थोड़ा बड़ा सिमिलर है, काम दोनों का सेम ही है, बट अलग अलग केस, अलग अलग सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग रोल निभा रहे हैं। रूट्स हमारा क्या है यहाँ पे? रूट्स होते हैं इक्वेशन, किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होते हैं। और ये भी होगा किसके लिए? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होगा। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ किसी भी पॉलिनोमियल के लिए होगा, ऐसा नहीं। ये किसके लिए होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो x-2 और x-2 अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसको इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो इसका रूट्स जो होगा वो x क्या 2 और 2 इस तरह से निकलेगा ना। यही हो गया हमारा क्या? रूट्स। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है भाई? तो सॉल्यूशंस देख लो एक बार। सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया है तो उसका इक्वल और आइडेंटिकल रूट अगर होता है तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। मतलब देखो, सॉल्यूशंस करने का मतलब ये है, जैसे हमारा सॉल्यूशन जानते हैं हम लोग कि हाँ भाई इसका रूट्स 2 आएगा, तो 2 रूट्स आएगा तो ये दोनों रूट सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, या फिर क्या एक रियल होगा एक अनरियल होगा, एक इमेजिनरी होगा। तो ये इससे पता चलेगा इससे सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इक्वल और आइडेंटिकल हुआ, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, जैसे 2 आया तो ये हमारा क्या होगा? कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इस पे हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो x-2 अगर किया जाए इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ही ना एक है, यही ना आइडेंटिकल है, तो यही हमारा क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2 हो गया क्या? सॉल्यूशन इसका, जो भी हमारा दिया गया गिवन इक्वेशन है उसका। इतना बात तो समझ में आ ही गया। अब आइए बात करते हैं आगे, किस तरह से आगे पढ़ें, क्योंकि आगे हम लोग का टॉपिक क्या है? ये तो फर्स्ट डे में हम लोग समझा है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मेथड्स टू सोल्व। किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सोल्व करेंगे। तो मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग आगे सेकेंड टॉपिक पे, जिसमें कि पढ़ना हम लोग क्या? मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करना है, इसमें आगे हम लोग राइटिंग को उतना मत प्रायोरिटी देना, बस समझो मेरे बात को ध्यान से। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हम लोग के पास है क्या? फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दूसरा मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब इसमें डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जनरेट कर देंगे, आविष्कार कर देंगे एक फार्मूला का, और उसके थ्रू हम लोग कोई भी सवाल सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं जनरल मेथड, जिसका नाम है क्या? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना होता है? अगर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करे तो मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि फैक्टराइजेशन डिटेल में मैंने पॉलिनोमियल में ही डिस्कस कर दिया है, पता ना क्यों, लेकिन मैं सोचा था कि उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन पूरा ही डिस्कस हो गया। तो उसको अगर करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपरे ऊपरे बता देते हैं, थोड़ा मोड़ा समझना है तो इसमें भी समझ लेना, नहीं तो वो वाला वीडियो एक बार जाके देख लेना, उसमें आसानी से समझ लेना। ठीक, तो देखो सबसे पहले करना क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ इस तरह का, ऐसा भी तो क्वेश्चन होगा ना भाई, इस तरह का क्वेश्चन अगर ले लेता हूँ तो इसमें अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि बताओ भाई फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जीरोज क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, बता सकते हो? तो ये इक्वेशन है तो इसका क्या निकलेगा? सबसे पहले तो यही बता दो, तो इक्वेशन है तो इसका निकलेगा रूट्स, जीरोज निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो पॉलिनोमियल का निकलता है। ये हमारा इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इक्वेट कर दिया गया है जीरो से, इसलिए ये इक्वेशन बन गया। किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया जाए अगर जीरो से तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब उसको तोड़ना होता है, और इस तरह से तोड़ना होता है ना कि इसको गुना करने पे आ जाए हमारा ये AC, और
जोड़ने या घटाने पे आ जाए बीच वाला टर्म, ठीक है, -3x। मतलब इस तरह से तोड़ो कि सम जो है और डिफरेंस जो है वो आ जाए, सम करके या फिर डिफरेंस करके आ जाए -3x, प्रोडक्ट करके आ जाए ये 9x² में से गुणा कर दो तो -18x² आ जाएगा ना, इसमें इससे गुणा तो ये आ जाएगा -18x² आ जाएगा। तो -3x को अगर स्प्लिट करें इस तरह से कर सकते हैं। तो अब सोचो कि किसमें कोई डिजिट अगर घटाया जाए, जैसे मान लो -6x को अगर 3x से घटा दे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा क्या हमारे बीच वाला टर्म -3x? हाँ भाई आ जाएगा। और इसको गुना करके देखो तो 6 3 18 माइनस प्लस माइनस और x में x होता है x², -18x² भी आ गया, यानी दोनों टर्म आ गया, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 लिख दिया मैंने। अब क्या है भाई, अब तो बस कॉमन ले लो। तो इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? 3x ले सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा? 3 और x माइनस इधर 2 प्लस इधर क्या ले सकते हैं? 1। तो इधर क्या बचेगा? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3x प्लस 1 ये कॉमन ले लेंगे, इसमें भी तो कॉमन हो जाएगा, तो ये बाहर बच गया और अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 2, ठीक है, बराबर में 0। अब इक्वेट कर दो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? उधर जाएगा तो -1/3 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3। तो ये हमारे क्या हो गए? दो, these are two रूट्स। समझ में आया बच्चा? इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ लेंदी है नहीं। अगर लेंदी लग रहा हो, आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, तो कृपया आप हमारे पॉलिनोमियल वाले वीडियो में जाए और वहाँ से देख ले किस तरह से हम लोगों ने इसको समझाया है। हम लोगों ने ही, मैंने ही इस तरह से समझाया है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से निकाला जाए। अब एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारे पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें हम लोग का जनरल इक्वेशन क्या होता था? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था, है कि नहीं? तो इसमें जो होता है हमारा रूट्स, जो कि क्या होता है ax, वो निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है क्या? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन a, है ना, सिंपल फार्मूला। बहुत बच्चे को अब खुजली हो रही भाई, यह फार्मूला आया से, ये फार्मूला किसने निकाला? और यही क्वाड्रेटिक फार्मूला को ना हिंदी में बोला जाता है क्या? श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। जाके इनसे पूछो कि ये कहाँ से आया, ठीक है। बट मैं प्रूफ बता सकता हूँ, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि प्रूफ तो आपका एग्जाम में पूछता नहीं ना है। प्रूफ में एक सीरीज स्टार्ट जरूर करूंगा जिसमें कि सारे मैथ्स के जितने भी प्रूफ है ना वो सब बताऊंगा, ठीक है। किस तरह से प्रूफ किया गया था, कैसे किया था सब लोगों ने, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये फार्मूला याद रखो और देखो मैं इसको डायरेक्ट पुट करके कैसे यहाँ पे -1/3 और 2/3 डायरेक्ट लाता। देख ही लो एक बार। x इज इक्वल टू इस इक्वेशन में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले वैल्यू लिख लो भाई। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता दो? 9 आ जाएगा। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलना भाई, -3। और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, है कि नहीं? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b, मतलब कि माइनस तो पहले से था ही, और b की जगह लिख दो ब्रैकेट में -3 भी, फिर प्लस माइनस रूट अंडर भी डाल दो। b² मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू a की जगह 9, c की जगह -2 हो गया, अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू a की जगह डाल दिया मैंने सारा चीज। अब देखो एक चुटकी बजाते ही आंसर आ गया। ऐसे देख +3, अब बजा के थोड़े ला लेना, आप पहुंच करके पूरा सोल्व करके दिखा दूंगा। हो गया, बजा के आ गया, दिखा देता हूँ किस तरह से आता है। यहाँ पे हो गया +3 प्लस माइनस रूट अंडर, इधर अगर सोल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस इधर हो जाएगा 81 बटा में 18, 9 to 18 ही होता है, बराबर नहीं, ध्यान से देखो। 3 प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा 9/18। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस कर दो,
3 प्लस 9 बटा में 18, क्योंकि प्लस माइनस है भाई इसलिए, और एक बार 3 माइनस 9 बटा में 18 कर दिया। अब क्या करना है भाई, तो अब देखो क्या करना है। तो अब यहाँ पे 9 3 12, तो 12 बटा में 18, और इधर माइनस 6 बटा में 18 काट दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 कम 6, 6 3 18। आ गया भाई, आ गया, इसका वैल्यू आ गया। क्या आया, तो -1/3 और 2/3 है ना भाई। सेम सेम, मेरी टी शर्ट तेरी टी शर्ट, सेम सेम टी शर्ट। यहाँ आंसर है भाई, सेम सेम आंसर आया ना भाई। तो इससे करो या इससे करो, मतलब भाई सेम सेम, डिफरेंस इज टनी मनी का ही तो डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें एक फार्मूला में पुट कीजिए, ये जिस हिसाब से लाना है उस हिसाब से। अब हमारा वीडियो यहीं तक था, आज का सफर आज एंड करता हूँ। अपने इसको खत्म कर दिया मैंने, चैप्टर 4 फिनिश्ड। नहीं बच्चे, अभी नहीं, कोई बोला नहीं बोल सकते, रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स तो सर बचा हुआ है। चलिए ना उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी क्या ही ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करते हैं। चलो तो हंसते खेलते हम लोग आ गए लास्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, नेचर ऑफ रूट्स। तो बच्चा लोग, हंसते खेलते पढ़ाने में तो मज़ा आता है, लेकिन सीरियसनेस तभी आता है जब सीरियस पढ़ाई। अब ये टॉपिक ऐसा है लास्ट वाला, जिसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। चलिए, हमारे पास क्या निकला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकला। क्या निकला था फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a। यही ना निकला था, इसके अलावा कुछ था नहीं था। अब सोचो आखिर मसला फंसेगा कहाँ, मतलब x का वैल्यू निकालने के आखिरकार कहाँ दिक्कत है। ये तो सिंपल है, माइनस बी प्लस माइनस 2a सब सिंपल है, लेकिन भाई बहुत महान या क्या इसको बोले, बहुत ही बेकार चीजें को दे दिया है रूट के अंदर में। ये चीज, तो ये बहुत ही बेकार चीज है, वाहियात चीज है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। रख दिया गया है डिस्क्रिमिनांट, नांट बोलो या नैंट, लेकिन याद रख इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है बाबू, ठीक है। तो ये जो हुआ कैपिटल डी, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट, इसके अंदर का वैल्यू को बोला गया डिस्क्रिमिनांट। रूट के अंदर का वैल्यू को बोला गया क्या, डिस्क्रिमिनांट। और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो अब तुम सोचो ना, अगर ये डी अगर हमारा पता रहता है, तो क्या तुम आसानी से सोल्यूशन नहीं निकाल दोगे कोई भी इक्वेशन का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के अगर देख लो, उसका अगर सोल्यूशन नहीं निकाल दिए तो बराबर। देखो अगर ये पता रहता है कि इसके अंदर में क्या है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो भाई बाहर निकल के नॉर्मल साइड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स depends upon what, depends on discriminant d का वैल्यू। d का वैल्यू क्या आता है उसमें डिपेंड करता है। तो अब d का वैल्यू है, d का वैल्यू, तो d का वैल्यू या तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या तो d का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, या तो d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर मान लो ये होता है, तो इसमें रूट्स जो होते हैं वो आएंगे क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ये समझो, ये टेबल जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, इसको तुम्हारे दिमाग में कंफर्म करना है। कंफर्म कहने का मतलब है कि तुम दिमाग में 2 कॉपी रखना है,
ताकि तुम आसानी से कर सको। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा खुद और कुछ। रियल एंड इक्वल होगा अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 होता है तो कोई रियल रूट होगा ही नहीं, रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें रूट से ही नहीं निकलेगा, नॉट वैलिड। जब इसमें रूट निकलेगा लेकिन वो होगा क्या, नॉन रियल, नॉन नहीं, नॉट रियल, रियल नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इमेजिनरी रूट्स बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हुआ टाइप्स ऑफ रूट, इस तरह का टाइप्स बनेगा, ठीक है। रियल और डिस्टिंक्ट बनेगा, रियल और इक्वल बनेगा, नो रियल रूट्स बनेगा। अगर तुम्हें अगर डायरेक्ट अगर देखना है कोई भी इक्वेशन दे देते हैं हम, तो उसमें अगर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तुमसे अगर पूछ दे इसका बताओ कितना रूट होगा, तो क्या करना है, इसका सीधा लिखना है, क्या बी चेक करना है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है। और क्या करना है, बी के जगह पे 1 है तो 1 माइनस 4, ए के जगह पे 1 है तो 1 माइनस 4 यानी कि आगे क्या -3, यानी कि यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स, लिख दो नो रियल रूट्स। यही बस याद रखना, बस इतना ही करना है। जब भी नेचर ऑफ रूट्स का सवाल आता है ना, तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करना और कुछ नहीं। तो इसका वैल्यू ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें अगर डायरेक्ट अगर बता दूँ तो इसका वैल्यू ऑफ रूट हो जाएगा -3 माइनस रूट अंडर कैपिटल D अपॉन 2a, यही ना होगा। एक होगा प्लस वाला, एक होगा माइनस वाला, और दूसरा क्या हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर D अपॉन 2a हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें सोल्व भी कर दो, ये क्या हो जाएगा, सोल्व करने पे आ जाएगा हमारा -b अपॉन 2a और फिर आ जाएगा -b अपॉन, ये हो जाएगा इसमें, है कि नहीं। क्योंकि ये जब 0 बन जाएगा तो इसको खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, ये तो चल जाएगा। ये अगर चल जाएगा तो बचेगा -b अपॉन 2a ही ना, दोनों तो वही बचेगा ना, प्लस माइनस भी इसके साथ लेता हुआ ही चला जाएगा, इसके साथ प्लस इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, इसका तो भाई सर्वनाश हो गया सारा, इसका प्रॉपर्टी सब लूट लिया। लेस देन 0 हुआ मतलब ही गया, खत्म, समाप्त, ठीक है। तो ऐसा ऐसा वैल्यू आता है, समझे कि नहीं समझे, अब समझ लो अच्छे से, क्योंकि यही है इसका अंत, यही है इस चैप्टर का लास्ट, यही है। बस ये टेबल याद रखना, नेचर ऑफ रूट्स बन जाएंगे सारे कुछ। यही तक था सफर इस चैप्टर का। इस चैप्टर को बोलिए टाटा बाय बाय। हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशंस पढ़ा, मेथड्स पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, और भी क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, और क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन पढ़ा। तो ये सारे चीज़ एक बार रिकॉल करना चाहिए। मेरे सारे मतलब जब ये वीडियो देख लोगे, जब खत्म हो जाएगा तो एक माइंड मैप की तरह कोशिश करना कि आखिर सर ने इसमें पढ़ाया, वो चारों टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करना, आंखें बंद करना, सोचना कॉपी पे लिखा क्या गया और कोशिश करना। देखो मास्टर यहाँ लिख के पढ़ा रहा है तो तुम भी लिख के ही पढ़ो, भी समझ में आएगा, दिमाग में भी जाएगा, और कॉपी जब तुम एग्ज़ाम लिखने जाओगे ना तो वहाँ पे भी क्लिक करेगा दिमाग में, अरे हाँ ये मैंने अपने कॉपी में लिखा था, तभी जाके तुम वहाँ भी लिख पाओगे। ये बहुत ही छोटा वीडियो बनाते हुए आज का चैप्टर मैं रीड करता हूँ। मिलेंगे फिर नए चैप्टर और नए कंसेप्ट के साथ अगले दिन, या फिर उसके अगले दिन, या फिर उसके अगले दिन। जब भी आप वीडियो देखो ध्यान से देखो, ध्यानपूर्वक देखो और समझते रहो इस तरह से मैं समझा रहा हूँ, और मेरे सारे बातों को अपने दिमाग में रखो ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर रहे और तुम कुछ भूलो नहीं और एग्जाम में 4 के आ जाओ। टाटा बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।